तो फ्रेंड्स, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी एमसीक्यू पेज बाय पेज का सीरीज चल रहा है। इससे पहले जो है हम दो वीडियो बना चुके हैं। पहला और दूसरा आप देख लीजिएगा इसे प्रीवियस लेक्चर सब में। ये सेशन जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत का जो बुक है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत की बुक से के अंदर से किस तरह से क्वेश्चन आता है वो आप लोग पता नहीं चलता। ठीक है, खैर पता तो पहले हमको भी नहीं था, उसकी धीरे धीरे पता लगना चल स्टार्ट हो गया 3 बार जब मैं प्रीलिम दे दी है ना। तो खैर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस एक मांग किया था, उन्होंने मांग किया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एक किस दौरान स्वीकार किया गया था? देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया संविधान सभा जो है ये मांग कब किया था, उसके बाद तो आपको पता चलेगा ना कि इसको स्वीकार कब किया गया था। पहली बात तो है कि इसको मांग किया गया था 1938 हरिपुरा सेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस दौरान मांग किया गया था। ठीक है, पहली बात आपको समझना होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना हुआ संविधान सभा है इसका मांग किया था 1938 में, लेकिन किस दौरान इसको स्वीकार किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्वीकार किया गया था, एक सेकंड, इसको स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव 1940 के दौरान। 1940 का अगस्त प्रस्ताव आपने पढ़ा होगा शायद, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लीजिए। अगर इतना भी नहीं हो पाता आपसे तो एक काम कीजिए, आप लोग सिर्फ ये देखिए कि कैबिनेट मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तो लिखा हुआ है, अगस्त प्रस्ताव लिखा हुआ है। और इस चारों को जो है ना कॉलम बाई कॉलम बनाते चलिए कि पहले कौन था, सेकंड कौन था, तीसरा कौन था, फिर एस बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद रहेगा, और क्योंकि क्वेश्चन पीसीएस का क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, इसलिए आपको हम बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रावधान भारत की धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाता है? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रियम्बल्स का क्वेश्चन है। प्रियम्बल्स, प्रियम्बल्स का मतलब ही होता है उपदेशिका, उपदेशिका, और इसी को कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का पहला वर्ड क्या है पता है? विद द पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के नागरिक। ठीक है, यही पहला वर्ड है। खैर, संविधान की निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान भारत का जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, भारत, पहली बात आपको जानना होगा कि धर्मनिरपेक्षता वर्ड को कब लाया गया था, तो इसको लाया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अच्छा, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष वर्ड को नहीं लाया गया था, दो वर्ड और है उसको लाया गया था। क्या क्या है पता है आप लोगों को? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तीनों सीरियल वाइज में आपको याद करना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जेपीएससी में भी और उत्तर प्रदेश लोक सॉरी ये आरओ का एग्जाम में भी लाइन बाय लाइन पूछा गया था कि कौन कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ऐसा कुछ कुछ वर्ड पूछा गया था। आपने अगर देखा होगा क्वेश्चन को सही से तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन का 1976 में 3 वर्ड जो लगातार क्रम में आया है वो है, पहला है समाजवाद, फिर सेकंड है धर्मनिरपेक्ष, ध कर लिख दे रहे, ठीक है, फिर तीसरा है अखंडता। ये तीनों आपको लाइन बाय लाइन आपको याद करना होगा। पहले है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, तीनों वर्ड लाइन बाय लाइन आप लोग को याद करना होगा। तो पहली बात है कि क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रावधान भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है। आपको ये भी थोड़ा याद रखना होगा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अलग अलग वर्ड निकल सकता है अलग अलग कंट्री वाइज, यानी कि भारत का धर्मनिरपेक्ष छवि क्या है, फ्रांस का धर्मनिरपेक्ष छवि क्या है। तो इस तरह से आपको याद करना होगा, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि भारत का धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसके बाद फ्रांस का धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्या कहता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ आपको याद करना होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए कौन कौन सा छवि दर्शाता है, तो आपको देखना है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना तथा विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये तो सही है, यानी कि भारत का जो प्रस्तावना है
ये हर भारतीय नागरिक की आस्था, उसका पूजा अर्चना, उसका विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये तो सही है। फिर क्या है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29। आपको ये समझना होगा कि क्या यह वर्ड जो लिखा हुआ है, क्या यह वर्ड भारत का धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, इसके बारे में हमको समझना होगा। बताइए इसका मतलब क्या होगा। तो ये भी सही है, यानी कि अंडर आर्टिकल 29 जो है, संविधान का अनुच्छेद 29 जो है, ये भी भारत का धर्मनिरपेक्ष छवि को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। अंडर आर्टिकल 44 ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया था जेपीएससी में। अभी हालिया में जेपीएससी हुआ ना, इसमें यही क्वेश्चन आया था, ठीक ना, अनुच्छेद 44 के बारे में। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड भी, इस वर्ड में भी यानी कि इस अनुच्छेद में भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष छवि को दर्शाता है। इसमें क्या कहा गया है कि सभी धर्मों के लिए, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जैसे कि उनका जो पर्सनल लॉ है, उनका उनका अपना एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो इस लॉ को नहीं माना जाएगा। और भारत का जो एक, जैसे उत्तराखंड में जो है अभी क्या किया गया, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, पहला राज्य वही बन गया, उत्तराखंड बन गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी जो है धर्मनिरपेक्ष छवि को दर्शाता है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ये भी सही है, यानी कि जो भारत का धर्मनिरपेक्ष छवि को दर्शाता है, ये सभी सही है। ये सभी वर्ड जो है भारत का धर्मनिरपेक्षता की छवि को दर्शाता है, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, एक सेकंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वे कौन से थे। अभी नहीं होगा, ये वे होगा, वे कौन से थे। देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हम बता रहे हैं आपको, ये सॉरी आर ओ का क्वेश्चन क्या था, पहले आपको ये समझना होगा। इसी प्रकार इसी प्रवृत्ति का क्वेश्चन तो आता है ना। क्वेश्चन ये था कि जो भारत का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु में कौन सा वर्ड पहले है, कौन सा वर्ड बाद में। तो सबसे पहला वर्ड होना चाहिए था उसमें प्रभुत्व संपन्न। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग जो हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कॉमा समाजवाद, ये समाजवाद होगा, कॉमा फिर होगा धर्मनिरपेक्ष। अभी हम बताए ना, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद के बाद धर्मनिरपेक्ष होगा, कॉमा यानी कि ऐसे कर दिए। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ग लिख दीजिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वगैरह डैश 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 बहुत कुछ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन ये आया हुआ था। पहले क्या होना चाहिए था, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अलग है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 वर्ड जो जोड़ा गया था वो कौन कौन सा था। तो सीधी बात है, हम लोग क्या बोलें, प्रभुत्व संपन्न जो है ये पहले से ही भारत में था, पहले से ही ये भारत में था। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, पहला बात में देख लीजिए, फिर ये देख लेते हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य तो पहले से था। ठीक है, अखंडता, स्वतंत्रता तो पहले से था। इसके आंसर होना चाहिए था मेरा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों लाइन बाय लाइन ऐसे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए आप लोग प्रस्तावना तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रस्तावना में आप लोग इतना डिटेल घुस के नहीं पढ़ते हैं। आप लोग बोलेगा कि क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वाकई में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अभी हम बताया आपको ना, अभी हम क्या बताया आपको कि ऐसा क्वेश्चन आता है, घुस के क्वेश्चन आता है। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो फिर क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, समझ रहे ना। तो आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई। देखिए भारतीय प्रस्तावना में जो है अलग अलग वर्ड का बात किया गया, अलग अलग शब्दों का उल्लेख किया गया, जैसे कि संप्रभुता है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, न्याय है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है, समता है, बंधुत्व है, उस तो सब का आपको पढ़ना होगा। एक एक वर्ड का अलग अलग
संदर्भ निकलता है, अलग अलग वर्ड निकलता है, ठीक है। उस प्रकार से आपको स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना होगा। तो स्वतंत्रता के बारे में क्या, कौन कौन सा स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है भारतीय प्रस्तावना में। तो देखिए, विचार के बारे में बताया गया है, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये पांचों आपको याद रखना होगा। भले आप लाइन बाय लाइन याद मत कीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये याद रखना होगा। सामाजिक का बात कहीं नहीं किया गया है, ठीक ना। ये इतना तो सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, राजनीति का बात कहीं नहीं किया गया है ना, समाजवाद का भी बात कहीं नहीं किया गया। फिर आपका उपासना, न्याय का बात नहीं किया गया ना, न्याय तो अलग ही, न्याय तो अलग ही शब्द है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द, देखिए लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है। लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल भारतीय प्रस्तावना में लोकतांत्रिक वर्ड का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है, यानी कि लोकतंत्र में किस किस वर्ड को जोड़ा गया है। जिस तरह से स्वतंत्रता में अभी हम बताएं कि विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, उसी प्रकार से लोकतांत्रिक वर्ड में किस किस वर्ड को जोड़ा गया है ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, लोकतांत्रिक में आर्थिक जोड़ा गया है, सामाजिक है और राजनीतिक है, याद रहेगा। फिर देखिए, अच्छा, हम लोग जब इसको देख रहे हैं ना, तो एक वर्ड और भी देख लीजिए। देखिए, राजनीतिक यहाँ है, राजनीतिक यहाँ है, आर्थिक यहाँ है, आर्थिक यहाँ है, सामाजिक यहाँ है, सामाजिक यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, नागरिक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड समता को दिखाता है, समता। हम लोग जब समता पढ़ेंगे, जैसे हम लोग स्वतंत्रता पढ़ें, लोकतांत्रिक पढ़ें, उस प्रकार से हम लोग जब समता पढ़ेंगे तो समता में इस तीनों वर्ड को दिखाया गया है। हम लोग जब समता पढ़ेंगे ना, समता का मतलब क्या है कि समाज का जो कोई भी वर्ग है उसका विशेषाधिकार, उसको कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए बिना भेदभाव का, ठीक ना। तो ये जो तीनों वर्ड है ना, यानी कि आर्थिक अवसर मिलना चाहिए, राजनीतिक अवसर मिलना चाहिए और नागरिक अवसर मिलना चाहिए, नागरिक समता मिलना चाहिए, तो ये समता का वर्ड है, समझ में आ गया। इसको भी आप लोग नोट्स में लिख के रख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है, देखिए, व्यक्ति का गौरव, एक वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं समता, जिस तरह से पढ़ते हैं स्वतंत्रता, जिस तरह से पढ़ते हैं लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व, संप्रभुता, उसी प्रकार का जो ये व्यक्ति का गौरव वर्ड है ना, ये व्यक्ति के गौरव वर्ड को कौन सुनिश्चित करता है, प्रस्तावना का कौन सा वर्ड है जो व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करता है, वो वर्ड है बंधुत्व। यानी कि बंधुत्व के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बंधुत्व में ही व्यक्ति के गौरव के बारे में बताया गया है। और यह यूपीएससी का क्वेश्चन मे भी 2019 में होगा या फिर 2018 में, मतलब 2018, 2019 या फिर 2020 में होगा शायद, ठीक है। हाँ, 2020 में होगा, तीनों साल में से कहीं ना कहीं पर ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे सेम टू सेम एक क्वेश्चन और आया था, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव, देखिए व्यक्ति के गौरव, स्त्री के गौरव सब एक है, को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें। यह जो शब्द है प्रस्तावना के किस तत्व को व्यक्त करता है, तो ये भी बंधुत्व को ही व्यक्त करता है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, शायद 2019 या 2020 में आ चुका है, अब देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, और इसको आप क्या कहते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम जो है ये लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे अब लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी बुक का एमसीक्यू पेज बाय पेज, देखिए। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।